हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10.17 ऑन हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। 10.17 क्वेश्चन में हमें पता लगाना है कि C6H5CH2Cl एंड C6H5CHCl C6H5 में से कौन जल्दी हाइड्रोलाइज हो सकता है इन एक्वस KOH। तो ओवरऑल अगर मैं ये क्वेश्चन को देखूँ तो उस क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि ऐसे कैसे हम लोग पता लगा लेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारा काम क्या है, स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर बना के रिएक्शन लिखने की कोशिश करेंगे। देन विल ट्राई टू फाइंड आउट कि ये रिएक्शन किस तरीके की है। पहले मैं देखता हूँ C6H5CH2Cl मतलब बेंजाइल क्लोराइड है ये, और इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ। किस में कराने? एक्वस KOH। अब एक्वस KOH क्या करता है? एक्वस KOH हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। एक्वस KOH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सब्सटीट्यूशन। RX है और उसमें हमने एक्वस KOH डाला है, तो KOH क्या होगा? डिसोसिएट होगा। डिसोसिएट होने पे ये क्या करेगा? K प्लस अलग बना देगा, OH नेगेटिव अलग बना देगा। अब ये जो OH नेगेटिव है वो अटैक करेगा और X को निकाल देगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ROH। तो एक्वस KOH रिस्पॉन्सिबल होता है सब्स्टिट्यूशन के लिए। लेकिन अगर हमारे पास एल्कोहलिक KOH दिया हो तो उस केस में जो RX होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल्कीन में। एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। तो एल्कोहलिक KOH क्या देता है? एलिमिनेशन रिएक्शन। मतलब एल्काइल हैलाइड से वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। फिलहाल एक्वस KOH दे रखा है तो OH क्या करेगा? Cl को रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, तो बेंजाइल अल्कोहल ये बनाएगा। और अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या है? C6H5, फिर इसके ऊपर एक C6H5 और लगा हुआ है, फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक Cl है। इसमें एक्वस KOH डालेंगे तो क्या होगा? सेम ही रिएक्शन होगी। तो मैं इसको फिलहाल पीएच ले लेता हूँ क्योंकि पीएच लिखना मेरे लिए कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान है। Cl की जगह पे क्या आ जाएगा? OH। ओके, ओवरऑल तो ये रिएक्शन मुझे समझ में आ रही है कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रखी है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरीके की होती है। पहली चीज़ तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि OH क्या है? OH नेगेटिव है। कोई भी स्पीशीज़ जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। और जब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरी न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है तो हम लोग उसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे Cl क्या है? एक लीविंग ग्रुप है और ये Cl कैसे निकल जाएगा? Cl नेगेटिव की तरह। तो एक न्यूक्लियोफाइल जो OH नेगेटिव है वो अटैक कर रहा है CH2 पे, और क्या निकल रहा है? दूसरा न्यूक्लियोफाइल Cl नेगेटिव निकल रहा है। तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ये दो तरीके की होती है। एक होती है SN1 और एक होती है SN2। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर। अब हमें फाइंड आउट करना है कि अगर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो ये किस मैकेनिज्म से जाएगी? SN1 से जाएगी या SN2 से जाएगी? और जिस मैकेनिज्म से ये जाएगी उसी तरीके से हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन किसका रेट फास्टर होगा। तो बेसिकली हमारे पास दो कंपाउंड दे रखे हैं और उसका बताना है कि किसका रेट फास्टर होगा। लेकिन रेट फास्टर होने के लिए हमें पता होना चाहिए कि SN1 होगा या SN2 होगा। SN2 में रेट क्या होता है कि प्राइमरी का सबसे ज़्यादा होता है, फिर देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। वेयर SN1 में टर्शरी का ज़्यादा होगा, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। तो हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है कि कौन सा रिएक्शन है। SN1 होगा तो टर्शरी का ज़्यादा हो जाएगा, SN2 होगा तो प्राइमरी। सो फिलहाल हम लोग देखते हैं कि ये जो रिएक्शन है ना ये SN1 हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि जो बेंजाइल ग्रुप होता है ये पहले ही Cl को रिलीज कर देता है और ये बन जाता है बेंजाइल कार्बोकेटायन। अब बेंजाइल कार्बोकेटायन बनने के बाद इसके चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। लेट मी राइट डाउन दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सो ओवरऑल ये चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। सो बेसिकली जब भी हमें एक स्टेबल कार्बोकेटायन मिल जाता है तो वो रिएक्शन कहाँ से जाती है? SN1 से। आपको याद रखना है कि अगर हमारे पास ये हैलाइड है, एलाइलिक हैलाइड है, अगर हमारे पास बेंजाइलिक हैलाइड है CH2X, अगर हमारे पास कोई भी ऐसा हैलाइड है जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो वो डेफिनेटली SN1 से जाता है। ठीक है,
टर्शरी हो या फिर उसका कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा हो तो वो डेफिनेटली SN1 से जाएगा। और स्टेबिलिटी किससे देखी जाती है? टर्शरी की ज़्यादा होती है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो हमेशा देखना टर्शरी तो SN1 जाते ही जाता है, फिर उसके अलावा ऐसा कोई भी कंपाउंड जो क्लोरीन हटाने के बाद या हेलोजन हटाने के बाद एक कार्बोकेटाइन जनरेट करता हो, और वो कार्बोकेटाइन स्टेबल होना चाहिए। सो अब हमारे पास क्या है कि दो कार्बोकेटाइन बनते हैं हमारे पास। पहली रिएक्शन में CH2 पॉजिटिव बनेगा जिसके कितने हैं 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और दूसरे केस में हमारे पास ये कार्बोकेटाइन बनेगा बेंजल कार्बोकेटाइन। अब देखो इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, 4 यहाँ होंगे, 3 यहाँ होंगे, ओवरऑल 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। तो कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है? ये वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये इधर से भी रेजोनेंस में जाएगा और ये यहाँ से भी रेजोनेंस में जाएगा। तो 4 एक स्ट्रक्चर तो ये है, 3 ये बनाएगा, 3 ये बनाएगा, तो मतलब 6 + 1 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे आराम से बन जाएंगे। अब बना के देखना, अब बना के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला जो कार्बोकेटाइन है ये ज़्यादा स्टेबल है। और अगर ये रिएक्शन SN1 से जा रही हो, जो कि डेफिनेटली SN1 से ही जाएगी, तो कौन सबसे पहले जाएगा? ये वाला कंपाउंड। ये कंपाउंड, इसका ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा और ये जल्दी से हाइड्रोलाइज हो सकता है एज़ कम्पेयर टू बेंजाइल क्लोराइड। बस आपको ध्यान रखना है कि रिएक्शन पहले कहाँ जानी है। तो सबसे पहला स्टेप 1 हमारा क्या होगा, हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि SN1 से जा रही है या SN2 से जा रही है। SN1 कौन जाता है? जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल हो, ठीक है। और कार्बोकेटाइन स्टेबल में टर्शरी हमेशा SN1 से जाएगा। तो अगर आपको टर्शरी दिख रहा है और ऐसा दिख रहा है कि वो कार्बोकेटाइन स्टेबल हो सकता है जैसे बेंजाइलिक एलाइलिक, तो डेफिनेटली वो SN1 से जाएगा। SN2 में क्या होगा? प्राइमरी सबसे पहले जाएगा, सेकेंडरी उसके बाद, और टर्शरी उसके बाद। मतलब टर्शरी तो बेसिकली SN2 जाता ही नहीं है। तो आपको देखना स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर आपको पता चल गया कि SN1 है, SN2 है, तो फिर आप देख लो स्टेबिलिटी क्या है कार्बोकेटाइन की, या कितना स्टेरिक हिंड्रेंस है। ये आपका हो जाएगा स्टेप 2। SN1 है तो आपको देखना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, और यहाँ पे देखना है स्टेरिक हिंड्रेंस। जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो इस बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये कंपाउंड ज़्यादा आराम से हाइड्रोलाइज हो जाएगा एज कम्पेयर टू बेंजाइल क्लोराइड।